हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये सारा के सारा क्वेश्चन जो है सभी मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है और किस चैप्टर से कितना प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, किससे अधिक पूछा जाता है, किससे कम पूछा जाता है। उसके बाद हम करवाएंगे जितना क्वेश्चन बन सकता है उस चैप्टर से जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से हो, तो वैसे क्वेश्चन फिर हम करवाते जाएंगे टॉपिक वाइज। अभी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रही है जो एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। उसके बाद फिर हम करवाएंगे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है ना। तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब पहला चैप्टर करवा लिया था लेसन 1, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, इकोनॉमिक्स किताब में, ठीक है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, वो हमने करवा दिया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाइए प्ले लिस्ट में, है ना, उसमें आप देख सकते हैं। उसका प्ले लिस्ट है, हालांकि हम अभी नहीं बनाए हैं लेकिन बना दे रहा हूँ। या फिर आप वीडियोज़ में भी आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लिखा होगा 10th क्लास सोशल साइंस इकोनॉमिक्स ऐसा करके कुछ लिखा होगा, आप जा करके देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिखा होगा, तो आप देख लीजिए। और उसके बाद फिर आप दूसरा चैप्टर भी देख लीजिए, या दूसरा चैप्टर देख रहे हैं उसके बाद पहला चैप्टर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। माने किसी तरह से आप देख लीजिए, अभी स्टार्ट हुआ है तो आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा क्लासेज नहीं गई है। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वह है सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। 2014 में क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। तो 2008 के 9 के अनुसार भारत की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है मित्रों वह है 25,494 रुपये। प्रति व्यक्ति आय हम किसको कहते हैं? आप जानते हैं कि जितना भी इनकम होती है देश की कुल जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें हम कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है, जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, पीसीआई, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है मित्रों? तो वह है गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। और यह 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया गया था कि गोवा की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। जबकि गोवा एक बहुत ही छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जिस जिस देश का प्रति व्यक्ति आय या जिस राज्य के प्रति व्यक्ति आय, चाहे जिस परिवार के कह लीजिए, उसका प्रति व्यक्ति अगर आय बढ़ जाता है तो फिर उस परिवार में खुशहाली आएगा, उस राज्य में खुशहाली आएगा या उस देश में खुशहाली आएगा, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से देश के अंदर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जब राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है तो फिर देश के अंदर बहुत खुशहाली आती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, सारी सुविधाओं से संपन्न हो जाते हैं। जब भी कोई आवश्यकताएं मिलती पड़ती है तो उसकी पूर्ति कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास धन होती है, दौलत होती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है, मतलब लोगों के पास पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया तो कोई भी काम कर सकते हैं, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो हमने दूसरा क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट दिया, 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा था, जो कि आपके आपके आंखें के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। यह बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा था, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2019 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा था, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2020 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा था, ठीक है ना। तो सारा का सारा मैं प्रिंटेड कर दिया हूँ कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और किस ईयर में पूछा गया है, ठीक है ना। तो बहुत सारी मेहनत के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस चैनल पर नया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोग भी इस चैनल से जुड़े और सीख सकें, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर जो है, सन बतलाए कि 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा था, 2019 के भी पूछा था एनुअल एग्जाम में, 2020 के भी एनुअल एग्जाम में, ठीक है ना। सारे के सारे बिहार बोर्ड में जो पूछी गई प्रश्न थी। तो जब भारत में वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है मित्रों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, ठीक है ना। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ला वित्तीय वर्ष होती है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्च के बाद फिर अप्रैल स्टार्ट हो जाता है, मतलब पूरे 1 साल। तो वित्तीय वर्ष जो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, भारत में यही मानी गई है वित्तीय वर्ष, ठीक है ना। जो रुपया पैसे संबंधित जो वित्त मतलब क्या होता है? रुपया पैसा संबंधित, ठीक है। धन विधेयक को अनुच्छेद नंबर 110 में रखा गया है और वित्त विधेयक को अनुच्छेद नंबर 117 में रखा गया है, ठीक है ना। तो वो सब राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई होगी, ठीक है। आगे देखिए, बिहार के किस जिला के
प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 के एनुअल एग्जाम पूछा है और ये पूछ दिया प्रश्न कि बिहार के किस जिला के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बताइए। तो कितनी सिंपल सी तरीका है, कितनी सिंपल सी क्वेश्चन है जो आपको तुरंत ही जवाब दे सकते हैं। तो बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो बिहार की जो पटना है उसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है ना। पटना एक शहर है, आप जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है और पटना में तो प्रति व्यक्ति आय तो रहेगा ही, है ना। जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व भी है बहुत ज़्यादा। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो भारत की जो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था वह लगाया था दादा भाई नौरोजी जी लगाए थे। और देखिए किस किस वर्ष पूछा गया था। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 के एनुअल एग्जाम में बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के एनुअल एग्जाम पूछा था कि भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। और एक विशेष बात यह बता दूं कि दादा भाई नौरोजी ने जो राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाया था उसमें बतलाया था कि प्रति व्यक्ति जो है 20 रुपया है, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय जो पीसीआई इनकम है 1868 ईस्वी में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बतलाया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है, 20 रुपया है। 1868 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें जो इन चीज़ों के बारे में जो जिक्र किया गया है उस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। तो यही चीज़ के किताब लिखे थे, ठीक है ना, इसी के बारे में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करती है मित्रों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब CSO। CSO का पूरा नाम होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो CSO की जो स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में, ठीक है। जो आपके बुक दिया है उसको मैं आपको 1954 ईस्वी में दिया है, लेकिन वैसे आप सर्च कीजिए गूगल पर तो 1951 ईस्वी देगा 2 मई का, ठीक है। लेकिन आपको 1954 ईस्वी ही याद रखना है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय आय को गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को जो मदद करता है संस्था उसका नाम है NSSO, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हम हिंदी बोल सकते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, ठीक है ना। तो CSO की जो सहायता करने वाला जो संस्था है संगठन है उसका नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और CSO का पूरा नाम मैंने बता ही दिया कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है कि नहीं। तो इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन इस पेज में करवा दिया है, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही करता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने वाला सबसे एकदम सर्वोत्तम जो संस्था है वह CSO को ही माना गया है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को ही माना गया है, जो कि ऑप्शन है, ठीक है। अगले हम पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह है 7वां नंबर क्वेश्चन। हालांकि हमने क्वेश्चन पूरा करवा दिया, देख लीजिए 7, 8, 9, 10 करवा दिया था, लेकिन संजोग से मैंने टिप नहीं सका, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, है ना। हम टिप नहीं पाए जिसकी वजह से यह वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर पुनः हमको रिकॉर्ड करना पड़ा 7वां क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे हम पेज पलटे उसके बाद हम पढ़ाने तो लगे लेकिन हमें टिपे नहीं थे, ठीक है ना। जो रिकॉर्ड करने वाला बटन है उसको हम टिप नहीं पाए थे तो स्टॉप ही रह गया था और मुझे लगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ। 7वां नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए, इसलिए टिक मारा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य रहा है वह रहा है तीव्र आर्थिक विकास या रोजगार सृजन या निर्धनता उन्मूलन। आप जानते हैं कि तीव्र आर्थिक विकास का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना, आर्थिक स्थिति सुधारना, मतलब रुपया पैसा धन दौलत परिवार के अंदर पैसा बढ़ना, है ना, आर्थिक स्थिति। तो देश के अंदर आर्थिक विकास भी बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, इस तरह की व्यवस्था भी करना, है ना। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। निर्धनता उन्मूलन का मतलब गरीबी रेखा को समाप्त करना, है ना। गरीबी जो गरीब व्यक्ति हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत से लैस करवाना, है ना, उसको अमीर बनाने की कोशिश करना। तो निर्धनता उन्मूलन करना मतलब रोजगार अगर ज़्यादा मिलेगा तो फिर गरीबी दूर होगी, है कि नहीं। तो सब के सब जोड़ दिया गया था, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
तीव्र आर्थिक विकास भी होगा, रोजगार सृजन भी होगा और निर्धनता उन्मूलन भी होगा। ठीक है कि नहीं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। यह जो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना। तो 2022 में भी यही क्वेश्चन आया है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भैया सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब जीडीपी। जीडीपी कहने का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसका हिंदी होता है। तो जो सबसे ज़्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का योगदान अब वर्तमान में हो गया, क्योंकि सर्वाधिक योगदान है पूछा है मतलब वर्तमान की बात है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा हो गया, लगभग 57 पॉइंट समथिंग हो गया है। 57 पॉइंट कुछ प्रतिशत सेवा क्षेत्र का योगदान हो गया है जीडीपी में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, है कि नहीं। लेकिन अगर पहले पूछता कि कितना योगदान था पहले, तो हम बोल सकते थे कि कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था, क्योंकि 56-57% योगदान सबसे पहले कृषि क्षेत्र का ही पहले रहता था जीडीपी में, भारत की जो जीडीपी उसमें। लेकिन अब धीरे धीरे बदल रहा है और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा अगर सर्वाधिक योगदान था तो फिर कृषि क्षेत्र, अगर सर्वाधिक योगदान है तो सेवा क्षेत्र का। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के एनुअल एग्जाम पूछा था कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो पटना जिला है। ठीक है ना, कौन है, इनमें तो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार पटना जिला है। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन के सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो थी कौटिल्य ने लिखी थी। मैं जानता हूं कि आपको लगेगा कि एडम स्मिथ होंगे, क्योंकि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। देखिए, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ के कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में इन्होंने बतलाया था। इन्होंने सबसे पहले यह बात बोली कि अर्थशास्त्र जो है से धन का विज्ञान है। क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उसके बाद आया मार्शल जी और उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र जो है से मानव कल्याण का विज्ञान है। तो फिर उसके बाद बोले रॉबिन्स जी, बोले बाद में आया अर्थशास्त्री, तो उसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है से सीमित साधनों का विज्ञान है। तो तीनों ने अपना अलग अलग राय विचार दी, लेकिन सबसे पहले एडम स्मिथ ने बोली थी, इसलिए अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ के कहा जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र की एक बढ़िया परिभाषा की मैं बात करूँ तो यह है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, सबसे अच्छी परिभाषा है। ठीक है ना, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता था। वो एक सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र जिसको पिता कहा जाता है एडम स्मिथ का। लेकिन अर्थशास्त्र यहाँ पे एक किताब दी गई है, जिस पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी, तो कौटिल्य ने लिखी थी। हालांकि नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें इसके बारे में जो वर्णन की गई है, इसमें जो जिक्र की गई है वह राजनीतिक संबंधित है। जो पॉलिटिकल आप जानते हैं, है ना, तो राजनीतिक चीज़ों से संबंधित इस अर्थशास्त्र में है। केवल इसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें आर्थिक चीज़ों के बारे में बताई नहीं गई है, बल्कि राजनीतिक चीज़ों के बारे में बतलाई गई इस अर्थशास्त्र में। ठीक है ना, जिसने कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है बिहार में है। कहाँ है, बिहार में है डॉक्टर जन्म स्थान कहाँ है। हालांकि एक क्वेश्चन पहला चैप्टर में देना चाहिए था, लेकिन हम नहीं दे पाए पहला चैप्टर में, क्योंकि वो 40 क्वेश्चन पूर्ण हो चुका था, मेरा पेज भर चुका था, 4 पेज हो चुका था। ठीक है ना, तो इसमें एक दूसरा चैप्टर में ऐड कर दिए, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन तो आपको करने के मिला है कि नहीं। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में चुने गए थे, है कि नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं और सबसे ज़्यादा रहे राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ इनके बारे में आप जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे। तो इस तरह से हमने 11 क्वेश्चन किया इस वीडियो में, क्योंकि यह जो था दूसरा चैप्टर का था। दूसरा चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स का, सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। जो दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र का आय, जो लेसन 2 है राज्य एवं राष्ट्र की आय, उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, जो बिहार बोर्ड में पूछ लिया गया। ठीक है, जैसे ही सारा सब्जेक्ट का इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सारा का चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं छांट दूंगा कि कौन क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, इससे अंदाजा आपको मिल जाएगा कि कितना क्वेश्चन आ रहा है किस चैप्टर से, किसको ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है और किसको कम ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, हालांकि तेज विद्यार्थी इस प्रत्येक चैप्टर पर ध्यान देते हैं। अगर उनकी रैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनके बिहार में स्थान लाना है, तब तो उनको तो प्रत्येक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। और जिनको भी एग्जाम पास होनी रहती है, फर्स्ट सेकंड लाना रहता है ना, तो उनको तो ध्यान देना रहता है कौन सा हमको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो सारा चीज़ों के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, जो कि इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है,
तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि प्लेलिस्ट अभी हम तो बनाए नहीं क्योंकि एक ही वीडियो डाले हैं, प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ और आप जा करके उसमें देख लीजिए। वैसे भी हाल में जाइएगा, वीडियो जो में मिल जाएगा, है ना। स्क्रॉल कीजिएगा, ऊपर में है तो नज़र आएगा, सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इस टाइप का रहेगा, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना, बच्चों के पास जाके, ताकि आपके अपने जो दोस्त हैं उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस चैनल से जुड़ सके और इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है ना। चूँकि ज़्यादा वीडियो हुआ भी नहीं है और सब लोग कनेक्ट होकर के आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। बिल्कुल यकीनन के साथ क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, और आते ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। अगर वीडियो को आप अगर पढ़ते रह गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको सोशल साइंस से नहीं छूटेगा, मैं इसका दावा करता हूँ, 100% गारंटी है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन तक इसमें हो गया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन हम करवाएंगे, अगले वीडियो में करवाएंगे, जो कि तीसरा चैप्टर रहेगा मुद्रा साख एवं बचत इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। तो उसका भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितना आया है, ठीक है। 2011 से लेकर 2022 ईस्वी तक मैं करवा रहा हूँ, तो कितना क्वेश्चन आए हैं अब तक एग्जाम में, मैं उसका हम सारा का सारा मैं बतलाऊँगा, ठीक है ना। तो शेयर करना ना भूलेंगे विद्यार्थीगण, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत मैं करके बना रहा हूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, जिससे आपको पता नहीं चलता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन चैप्टर से है, मैं उसको आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि कितना मेहनत कर रहे होंगे सर, ठीक है। तो इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।